मैं झाओ फेंग खड़ा था उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां धूल मेरे चेहरे पर चिपक रही थी और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियू मेंग अपने नए अमीर बॉयफ्रेंड की मर्सिडीज में बैठी मुझे देखकर हंस रही थी। उसने विंडो रोल डाउन की और बोली, तुम जैसे लोग बस मजदूरी के लिए बने हो झाओ फेंग, तुम्हारी औकात ही क्या है। उसके बॉयफ्रेंड ने हॉर्न बजाया और गाड़ी निकल गई। मैं वहीं खड़ा रहा। लोग हंस रहे थे। मेरे साथी वर्कर्स मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस पल मेरे अंदर कुछ क्लिक हुआ। मैं चुप था, लेकिन मेरे दिमाग में एक स्विच ऑन हो गया था। जरा सोचो, तुम्हें कभी किसी ने पब्लिकली इंसल्ट किया है? तुम्हें लगा है कि तुम बैकग्राउंड कैरेक्टर हो, कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। मैं 23 साल का था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। मैं ऑब्जर्व करता था, हर चीज, हर डिटेल, हर कमजोरी, और अब मैं इस्तेमाल करने वाला था उन सबको। यह कहानी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से शुरू होती है। एक 31 साल की रियल एस्टेट क्वीन से जो मुझसे नफरत करती थी, एक माफिया वॉर से, एक सिस्टम से जो मुझे क्रश करना चाहता था, और एक आदमी से जो सबको कंट्रोल करने वाला था। मुझसे, झाओ फेंग से, जिसने कंक्रीट और खून से एक एम्पायर बनाया। अब देखो कैसे। मैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था जहां धूप 40 डिग्री से ऊपर थी और मेरे हाथों में छाले पड़े हुए थे, लेकिन मैं देख रहा था हर चीज। सुपरवाइजर वांग शू फेक बिलिंग कर रहा था। मटेरियल की क्वालिटी घटिया थी, लेकिन बिल में प्रीमियम रेट लिखा था। कॉन्ट्रैक्ट फिक्सिंग हो रही थी। बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आपस में बैठकर बिड्स डिसाइड कर रहे थे। यह सब मैं चुपचाप नोट कर रहा था। मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक थी जिसमें मैं नंबर्स लिखता था, पैटर्न्स, नेम्स, टाइमिंग। मुझे पता था कि यह नॉलेज ही पावर है। एक दिन मैंने देखा कि एक छोटा सा स्कैम चल रहा था। सीमेंट के बैग्स कम डिलीवर हो रहे थे, लेकिन पेपर पर फुल काउंट दिख रहा था। मैंने चुपचाप फोटो ली, वीडियो रिकॉर्ड की, और फिर मैंने एक कैलकुलेटेड मूव किया। मैंने एनोनिमसली एक ईमेल भेजी कंपनी के हेड ऑफिस को, डिटेल्स के साथ, प्रूफ के साथ। अगले दिन इंस्पेक्शन आई। सुपरवाइजर वांग शू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता चल गया कि किसी ने उसे एक्सपोज किया है। उसने मुझे शक की निगाह से देखा। मुझे लगा शायद मैंने गलती की। शाम को काम खत्म होने के बाद मैं साइट से निकल रहा था, तभी 3 आदमी मेरे सामने आए। वांग शू ने इशारा किया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मार शुरू हुई। मेरी पसलियों में दर्द हुआ। मेरे होंठ फट गए, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। वो लोग मुझे छोड़ कर चले गए। मैं जमीन पर पड़ा था, खून बह रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक लाइन घूम रही थी, सिस्टम सीधा नहीं है। अगर मुझे जीतना है तो मुझे स्मार्ट खेलना होगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। माइंड गेम। मैं उठा, घर गया और प्लान बनाना शुरू किया। अगले हफ्ते एक बड़ा प्रोजेक्ट साइट था, शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपमेंट, और उसकी मालकिन थी बाई रुओ, 31 साल, कोल्ड, एलिगेंट और घमंडी। उसने अपने बाप से यह बिजनेस इनहेरिट किया था। वो हाई हील्स में साइट पर आई। उसके पीछे उसका असिस्टेंट और 2 बॉडीगार्ड्स थे। वो इंस्पेक्शन कर रही थी। मैं दूर से देख रहा था। उसने एक स्ट्रक्चर को देखा और अपने इंजीनियर से कुछ पूछा। इंजीनियर ने कुछ एक्सप्लेन किया। बाई रुओ ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। लेकिन मैंने देखा, उस स्ट्रक्चर में एक मेजर फ्लॉ था। पिलर का रीइंफोर्समेंट गलत था। वो बिल्डिंग खड़ी होने के बाद खतरनाक हो सकती थी। मैंने सोचा, क्या मुझे बताना चाहिए? मैं सिर्फ एक वर्कर था। मुझे कोई सुनता क्यों? लेकिन फिर मैंने सोचा, यह मेरा मौका है। मैं आगे बढ़ा। मैंने उसके असिस्टेंट को रोका। मैंने कहा, मुझे मैडम बाई रुओ से बात करनी है। असिस्टेंट ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है जो बहुत सीरियस है। असिस्टेंट हंसा। तुम जैसे लोग हर दिन कुछ न कुछ कहते हैं। मैंने कहा, अगर यह इग्नोर किया गया तो 3 महीने में यह बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। उसने मुझे धक्का दे दिया। चल हट यहाँ से। मैं वापस जा रहा था, तभी बाई रुओ की आवाज आई, रुको। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें ठंडी थी। तुमने क्या कहा? मैंने डायरेक्ट उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा, पिलर नंबर 7, रीइंफोर्समेंट स्पेसिंग गलत है। लोड कैलकुलेशन मैच नहीं कर रहा। अगर यह फिक्स नहीं हुआ तो स्ट्रक्चरल फेलियर होगा। उसने मुझे 1 सेकंड देखा, फिर अपने इंजीनियर को बुलाया। चेक करो। इंजीनियर ने चेक किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैडम, यह सही कह रहा है। बाई रुओ ने मुझे देखा। तुम कौन हो?
मैंने कहा झाओ फेंग। वो बोली तुम यहाँ क्या करते हो? मैंने कहा अभी तो मजदूरी, लेकिन जल्दी ही कुछ और। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ी और चली गई। लेकिन मैं जानता था मैंने एक इम्प्रेशन छोड़ा था, स्मॉल लेकिन इम्पोर्टेंट। अगले दिन मुझे एक कॉल आई। एक छोटा सब कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वाटरप्रूफिंग का काम। पेमेंट अच्छा नहीं था, लेकिन यह मेरी शुरुआत थी। मैंने 3 दोस्तों को साथ लिया, हमने काम शुरू किया। मैंने कॉस्ट कटिंग की, लेकिन स्मार्ट तरीके से। मैंने सस्ता मटेरियल नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट सप्लायर से डील की, मिडिलमैन को हटा दिया। मैंने काम की स्पीड बढ़ा दी। हमने रात में भी काम किया। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को 10 दिन लगते, मैंने 7 में खत्म कर दिया और क्वालिटी परफेक्ट थी। क्लाइंट खुश था, मुझे पेमेंट मिला। मैंने अपने दोस्तों को उनका हिस्सा दिया और बचे हुए पैसे से मैंने अगला कॉन्ट्रैक्ट लिया। यह साइकिल शुरू हुई, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, स्मार्ट एग्जीक्यूशन, प्रॉफिट रीइन्वेस्ट। मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी मैं किसी की रडार पर नहीं था। और यह अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे पता था असली गेम अभी शुरू नहीं हुआ था। असली गेम तब शुरू होता जब शैडोज मूव करती, और वो शैडोज अब मूव कर रही थी। बाई रुओ की फैमिली पर प्रेशर आ रहा था। लोन शार्क्स, डेट कलेक्टर्स और सबसे खतरनाक माफिया। उनका नाम था ड्रैगन सिंडिकेट। उनका बॉस था झांग वेई। वो शहर के हर बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हाथ चाहता था, और बाई रुओ का प्रोजेक्ट उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर था। मुझे यह सब पता चला जब मैंने एक बार साइट पर 2 आदमियों को बात करते सुना। उन्होंने कहा बाई फैमिली खत्म होने वाली है, ड्रैगन सिंडिकेट उन्हें निगल लेगा। मैंने यह इन्फॉर्मेशन स्टोर की, लेकिन जल्दी ही मुझे पता चलने वाला था, क्योंकि बाई रुओ के ऊपर जो तूफान आने वाला था वो मुझे भी खींच लेने वाला था। और उस तूफान में मैं या तो डूब जाता या फिर किंग बन जाता। मैं उस रात अपने एक कमरे के फ्लैट में बैठा था जब मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने पिक किया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, झाओ फेंग, तुम्हें एक मीटिंग के लिए आना होगा, कल रात 9 बजे। एड्रेस मैं मैसेज कर रहा हूं। मैंने पूछा यह किसकी तरफ से है? उसने कहा बाई फैमिली की तरफ से, और कॉल कट गई। मैं सोच में पड़ गया। बाई रुओ मुझसे क्या चाहती थी? मैं सिर्फ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर था। मैंने उसकी एक बिल्डिंग को कोलैप्स होने से बचाया था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी। फिर मुझे याद आया, ड्रैगन सिंडिकेट, माफिया प्रेशर। शायद उन्हें प्रॉब्लम थी, और किसी तरह मैं उसका सॉल्यूशन था। अगले दिन मैं उस एड्रेस पर पहुंचा, एक प्राइवेट क्लब। अंदर बाई रुओ बैठी थी, उसके साथ उसका फादर बाई जियान और उनका लॉयर था। बाई रुओ ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठा। उसके फादर ने सीधे बात शुरू की, झाओ फेंग, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने पूछा किस तरह की मदद? बाई रुओ ने कहा हम एक डील में फंस गए हैं। ड्रैगन सिंडिकेट हमारे प्रोजेक्ट में फोर्सफुली पार्टनरशिप चाहता है। अगर हमने मना किया तो वो हमें खत्म कर देंगे। मैंने पूछा तो मैं क्या कर सकता हूं? उसके फादर ने कहा तुम इंडस्ट्री में नए हो, तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं, कोई एनिमी नहीं, तुम उनकी रडार पर नहीं हो। हमें एक प्लान चाहिए जो उनके अंदर से काम करे। मैं समझ गया, वो चाहते थे कि मैं इनसाइड जाऊं, इन्फॉर्मेशन निकालूं और उनके खिलाफ कुछ करूं। यह खतरनाक था, बहुत खतरनाक, लेकिन मुझे एक मौका दिख रहा था। अगर मैं यह कर देता तो बाई फैमिली मेरी कर्जदार होती, और वो मुझे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकती थी। मैंने कहा मैं करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मुझे तुम्हारे अगले 3 प्रोजेक्ट्स में सब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बाई रुओ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में सस्पेशन था। उसने कहा, तुम्हें लगता है तुम इतने स्मार्ट हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। उसके फादर ने हामी भरी। डील हो गई। अगले हफ्ते मैंने अपनी रिसर्च शुरू की, ड्रैगन सिंडिकेट के बारे में।
उनका बॉस झांग वेई था। वो शहर का सबसे पावरफुल माफिया लीडर था। लेकिन हर सिस्टम में क्रैक होता है। मैंने छोटे वर्कर्स से बात की, उन लोगों से जो साइट्स पर काम करते थे। धीरे धीरे मुझे पता चला, झांग वेई के राइट हैंड मैन का नाम था लिन हाओ। और लिन हाओ की एक कमजोरी थी, जुआ। वो हर वीकेंड अंडरग्राउंड कैसीनो जाता था और वहां वो लाखों हार जाता था। मैंने एक प्लान बनाया। मैं उसी कैसीनो में गया। मैंने छोटे छोटे गेम्स खेले, हारा, जीता। लेकिन असल में मैं लिन हाओ को ऑब्जर्व कर रहा था, उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न। एक रात मैंने देखा वो बहुत हार गया था, उसका मूड खराब था। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, बुरा दिन। उसने मुझे घूरा। तुम कौन हो? मैंने कहा, कोई नहीं, बस एक आदमी जो देख रहा है कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो। उसने कहा, तुम्हें क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत हो तो मैं एक छोटा बिजनेस आइडिया दे सकता हूं। उसने इंटरेस्ट दिखाया। क्या? मैंने कहा, मैं कंस्ट्रक्शन में हूं, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर तुम मुझे कुछ लीड्स दो तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। उसने सोचा, फिर बोला, ठीक है, मिलते हैं कल। यह मेरा पहला कनेक्शन था। धीरे धीरे मैंने उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू की। मैंने उसे छोटे छोटे फेवर किए, उसकी जुए की डेट्स चुकाने में मदद की। और बदले में उसने मुझे बताया, ड्रैगन सिंडिकेट की अगली मूव क्या है। उन्होंने बाई फैमिली पर प्रेशर डालने के लिए एक प्लान बनाया था। वो बाई रो को किडनैप करने वाले थे, ब्लैकमेल के लिए। मुझे यह सुनकर झटका लगा। मुझे तुरंत बाई रुओ को बताना था। मैंने उसे कॉल किया, उसने पिक नहीं किया। मैंने उसके असिस्टेंट को कॉल किया। मैंने कहा, मुझे तुरंत बाई रुओ से बात करनी है। असिस्टेंट ने कहा, वो एक मीटिंग में है। मैंने कहा, उसकी जान खतरे में है, मुझे लोकेशन दो। असिस्टेंट ने झिझकते हुए एड्रेस दिया। मैं वहां पहुंचा, एक प्राइवेट रेस्टोरेंट। मैं अंदर गया। बाई रुओ एक क्लाइंट के साथ डिनर कर रही थी। मैंने उसे साइड में बुलाया। उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। उसने कहा, क्या बकवास है? मैंने कहा, ड्रैगन सिंडिकेट तुम्हें किडनैप करने वाला है आज रात। उसकी आंखें चौड़ी हुईं। तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मुझे पता है, बस मेरे साथ चलो। उसने एक सेकंड सोचा, फिर उसने अपनी मीटिंग कैंसिल की। हम बाहर निकले, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। 3 कारें आकर रुकीं। उनमें से 8 लोग निकले। उनके हाथों में हथियार थे। बाई रो ने मेरी तरफ देखा। अब क्या? मैंने कहा, मेरे पीछे रहो। लेकिन मैं जानता था मैं अकेला नहीं लड़ सकता। मुझे कुछ और चाहिए था, माइंड गेम। मैंने आगे वाले आदमी से कहा, रुको, तुम्हारा बॉस लिन हाओ है ना? उसने कहा, हाँ तो। मैंने कहा, उसे फोन लगाओ, मैं झाओ फेंग बोल रहा हूं। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। फिर उसने फोन किया। लिन हाओ ने पिक किया। मैंने कहा, लिन भाई, मैं हूं झाओ फेंग। उसने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, तुम्हारे लोग बाई रुओ को किडनैप करने आए हैं, लेकिन अगर तुमने यह किया तो तुम्हारी सारी गैम्बलिंग की डेट्स की इन्फॉर्मेशन मैं झांग वेई को दे दूंगा। और तुम्हें पता है वो क्या करेगा? लिन हाओ चुप हो गया। उसे पता था झांग वेई को यह पसंद नहीं कि उसके आदमी कमजोर हों। अगर उसे पता चला कि लिन हाओ जुए में लाखों हार रहा है तो वो उसे खत्म कर देगा। लिन हाओ ने कहा, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं। तुम अपने लोगों को वापस बुला लो और मैं तुम्हारी सीक्रेट सेफ रखूंगा। उसने 10 सेकंड सोचा।
फिर उसने अपने आदमी से कहा वापस आ जाओ। वो लोग वापस चले गए। बाई रुओ ने मुझे देखा। उसकी आंखों में पहली बार रिस्पेक्ट थी। तुमने यह कैसे किया? मैंने कहा माइंड गेम। डायरेक्ट फाइट नहीं, इनडायरेक्ट प्रेशर। हम वहां से निकल गए। उस रात बाई रुओ ने मुझसे कहा तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कहा यह डील का हिस्सा था। उसने कहा नहीं, यह डील से ज्यादा था। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो मैंने सोचा नहीं था। उसने कहा मुझे तुमसे शादी करनी होगी। मैं शॉक में था। मैंने कहा क्या? उसने कहा यह कॉम्प्लिकेटेड है। ड्रैगन सिंडिकेट ने हमारे ऊपर लीगल प्रेशर भी डाला है। हमारे पास लोन डिफॉल्ट है। अगर मैं किसी से शादी नहीं करती तो कोर्ट हमारी प्रॉपर्टी सीज कर लेगा और माफिया उसे खरीद लेगा। मैंने कहा तो तुम किसी अमीर आदमी से शादी कर लो। उसने कहा कोई अमीर आदमी इस मेस में नहीं आना चाहता। लेकिन तुम अलग हो। तुम स्मार्ट हो। तुमने माफिया को हैंडल किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा यानी तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहती हो? उसने कहा हाँ। लेकिन बदले में तुम्हें भी फायदा होगा। तुम्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। और 1 साल बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। मैंने सोचा यह पागलपन था। लेकिन यह मेरे लिए एक गोल्डन टिकट भी था। अगर मैं बाई फैमिली से जुड़ गया तो मुझे रिसोर्सेज मिलेंगे, कनेक्शंस मिलेंगे, पावर मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं करूंगा। उसने कहा अच्छा, कल पेपर्स तैयार करवाओ। हम अगले हफ्ते शादी कर लेंगे। और यह सब इतना क्विक था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 1 महीने पहले मैं एक मजदूर था जिसे सबके सामने इंसल्ट किया गया था। और अब मैं शहर की सबसे पावरफुल रियल एस्टेट क्वीन से शादी करने वाला था। लेकिन मैं जानता था यह असली शुरुआत थी। असली वॉर अभी शुरू होने वाली थी। क्योंकि शादी के बाद हम दोनों एक ही घर में रहने वाले थे। लेकिन हम दुश्मन थे। और दुश्मनों के बीच कोई ट्रस्ट नहीं होता। शादी एक प्राइवेट सेरेमनी थी। सिर्फ फैमिली और कुछ क्लोज लोग। बाई रो ने एक सफेद ड्रेस पहनी थी। वो खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। यह एक बिजनेस डील थी, कुछ और नहीं। हमने वो माला किया, पेपर साइन किए, और बस। हम शादीशुदा थे। पब्लिकली हम एक कपल थे। लेकिन प्राइवेटली हम दो अजनबी थे जो एक ही गोल के लिए साथ आए थे, सर्वाइवल। शादी के बाद हम उसके विला में रहने लगे। बड़ा घर, लग्जरी, लेकिन अंदर से ठंडा। बाई रुओ ने पहले दिन ही रूल्स बता दिए। तुम अपने रूम में रहोगे, मैं अपने रूम में। हम पब्लिक में साथ दिखेंगे, लेकिन प्राइवेट में कोई इंटरफेरेंस नहीं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे भी एक रूल चाहिए। मुझे तुम्हारे बिजनेस की डिटेल्स चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि अगर मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करने वाला हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि खतरा कहां से आ रहा है। उसने सोचा, फिर मान गई। ठीक है। अगले दिन से मैंने बाई फैमिली के बिजनेस को समझना शुरू किया। उनके पास 5 बड़े प्रोजेक्ट्स थे। 2 कंप्लीट होने वाले थे। 3 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। लेकिन सब में प्रॉब्लम्स थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम माफिया प्रेशर। मुझे पता था अगर मुझे बाई फैमिली को बचाना है तो मुझे इन सब प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करना होगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे अपना खुद का बिजनेस भी बिल्ड करना था। क्योंकि मैं जानता था यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक दिन खत्म होगी। और उस दिन मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। दिन में मैं बाई फैमिली के लिए काम करूंगा। रात में अपनी कंपनी बिल्ड करूंगा।
और धीरे धीरे मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि कोई मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले मुझे एक और चीज हैंडल करनी थी, ड्रैगन सिंडिकेट। क्योंकि झांग वेई अभी भी खतरा था और वो चुप नहीं बैठने वाला था। मैं झाओ फेंग अब बाई रुओ का पति था, कम से कम पेपर्स पर। लेकिन असलियत में हम दो अजनबी थे जो एक ही छत के नीचे रह रहे थे। हर सुबह मैं उठता, वो पहले से तैयार होती, हम एक साथ ब्रेकफास्ट करते, लेकिन बात नहीं करते, सिर्फ जरूरी चीजों पर। तुम्हारी आज कहाँ मीटिंग है? मेरी साइट इंस्पेक्शन है, बस इतना। कोल्ड वॉर चल रही थी, लेकिन पब्लिकली हम परफेक्ट कपल थे। पार्टीज में साथ जाते, हाथ पकड़ते, स्माइल करते। लोग सोचते थे हम लव मैरिज हैं, लेकिन हम दोनों को पता था यह सब नाटक है। एक दिन बाई रुओ ने कहा, आज एक इम्पोर्टेंट डिनर है, बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तुम्हें भी आना होगा। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा, और प्लीज ढंग के कपड़े पहनकर आना, तुम अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे दिखते हो। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आवाज में वही सुपीरियर एटीट्यूड था। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानता था एक दिन मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। उस रात मैं डिनर में गया, सूट पहनकर। बाई रुओ ने मुझे देखा। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में कुछ बदला, लेकिन फिर वो वापस नॉर्मल हो गई। डिनर के दौरान इन्वेस्टर्स ने बाई फैमिली के बारे में सवाल किए, फाइनेंशियल हेल्थ, फ्यूचर प्लान्स। मैं चुपचाप सुन रहा था, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके सवाल। मुझे पता चल गया वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे ताकि बाद में बाई फैमिली को सस्ते में खरीद सकें। मैंने बाई रुओ को आई कांटेक्ट से सिग्नल दिया। उसने समझा। मीटिंग खत्म होने के बाद हमने प्राइवेट में बात की। मैंने कहा, वो लोग इन्वेस्टर नहीं हैं, वो वल्चर्स हैं। उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें पैसा चाहिए। मैंने कहा, गलत लोगों से पैसा लेना खुद को बेचने जैसा है। उसने कहा, तो क्या करूं? तुम बताओ। मैंने कहा, मुझे टाइम दो, मैं एक प्लान बनाता हूं। उसने हंसकर कहा, तुम क्या प्लान बनाओगे? तुम एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर हो। मुझे उसकी यह बात चुभी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानता था बोलने से कुछ नहीं होता, दिखाने से होता है। अगले दिन से मैंने अपनी साइलेंट ग्रोथ शुरू की। मैंने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू किया, लेकिन अब मेरा अप्रोच अलग था। मैं लो बजट प्रोजेक्ट्स लेता, लेकिन हाई टर्नओवर वाले। मैं स्पीड पर फोकस करता, क्वालिटी मेंटेन करते हुए। मैंने एक टीम बनाई, 10 लोगों की, सबको अच्छी सैलरी दी ताकि वो लॉयल रहें। हर प्रोजेक्ट में मैं मार्जिन कम रखता, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा। 3 महीने में मैंने 20 छोटे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। मेरी रेपुटेशन बनने लगी। लोग कहने लगे, झाओ फेंग फास्ट है, रिलायबल है, उसके साथ काम करना सेफ है। धीरे धीरे बड़े क्लाइंट्स मेरे पास आने लगे। मैंने एक ऑफिस खोला, छोटा सा, लेकिन अपना। मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा फीनिक्स कंस्ट्रक्शन। फीनिक्स जो राख से उठता है। यह मेरी कहानी थी। मैं हर रात 3-3 घंटे सोता, बाकी टाइम काम करता। बाई रुओ को पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। वो सोचती थी मैं उसके प्रोजेक्ट्स में छोटा मोटा काम कर रहा हूं, लेकिन असलियत में मैं अपनी एम्पायर बिल्ड कर रहा था। एक दिन मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया। मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया और फिर मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट पर बिड लगाई। वही प्रोजेक्ट जिस पर बाई फैमिली भी बिड लगाने वाली थी। यह रिस्की था, क्योंकि अगर बाई रुओ को पता चला तो वो गुस्सा होगी।
लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने लिए खेल रहा था। बिड का रिजल्ट आया। मैं जीत गया। मेरी कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल गया और बाई फैमिली हार गई। उस दिन बाई रुओ ने मुझे बुलाया। वो गुस्से में थी। उसने कहा, तुमने यह क्या किया? तुमने उसी प्रोजेक्ट पर बिड लगाई जिस पर हम बिड लगा रहे थे। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, यह बेट्रियल है। मैंने कहा नहीं, यह बिजनेस है। तुमने खुद कहा था यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मैं अपना बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? उसने कहा, लेकिन तुम मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैंने कहा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं गया। मैंने सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने कहा, तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए अपनी जिंदगी जीने के लिए। वो चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है झाओ फेंग, अब से यह वॉर है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना मैं हारने वाला नहीं हूँ। उस दिन के बाद हमारे बीच की कोल्ड वॉर और भी ठंडी हो गई। हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बस जरूरत पड़ने पर। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की। बाई रू मुझे ज्यादा ऑब्जर्व करने लगी थी। जब मैं काम से आता तो वो मुझे देखती। जब मैं फोन पर बात करता तो वो सुनने की कोशिश करती। मुझे लगा शायद वो मुझ पर शक कर रही है, लेकिन असलियत कुछ और थी। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदल रहा था। एक दिन हम एक पार्टी में गए। वहां बहुत सारे बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियंस थे। मैं बाई रुओ के साथ खड़ा था। तभी एक आदमी आया। उसने मुझसे हाथ मिलाया। उसने कहा, आप झाओ फेंग हैं ना, फीनिक्स कंस्ट्रक्शन के? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, मैंने आपके काम के बारे में सुना है, बहुत इम्प्रेसिव। मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूं। उसने मुझे अपना कार्ड दिया। मैंने देखा, वो एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का सीईओ था। बाई रुओ ने यह सब देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन मैं जानता था वो अंदर से सोच रही थी। पार्टी के बाद हम घर आए। बाई रुओ ने मुझसे पूछा, तुम कब से इतने पॉपुलर हो गए? मैंने कहा, मैं पॉपुलर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। उसने कहा, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारी कंपनी का नाम ले रहे हैं। मैंने कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं रिजल्ट देता हूं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात मैंने देखा उसने मुझे थोड़ा अलग नजर से देखा। रिस्पेक्ट की नजर से नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी की नजर से, जैसे वो मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ दिनों बाद बाई रुओ को एक इमोशनल ब्रेकडाउन आया। उसके एक बड़े प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। बैंक ने लोन से मना कर दिया। इन्वेस्टर्स बैक आउट कर गए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उस रात मैं घर आया तो मैंने उसे लिविंग रूम में बैठे देखा। वो रो रही थी। मैंने पहली बार उसे इतना वल्नरेबल देखा। मैं उसके पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। मैं बैठ गया। मैंने कहा, बताओ, शायद मैं हेल्प कर सकूं। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम क्या हेल्प करोगे? तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास आइडियाज हैं। उसने हंसकर कहा, आइडियाज से प्रोजेक्ट नहीं चलते, पैसों से चलते हैं। मैंने कहा, गलत। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली चीज है विजन और एग्जीक्यूशन। उसने कहा, मुझे तुम्हारी फिलॉसफी नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दो, मैं देखता हूं। उसने मुझे फाइल्स दी। मैंने पूरी रात उन्हें पढ़ा, एनालाइज किया, और फिर मुझे एक सॉल्यूशन मिला। अगले दिन मैंने उसे बुलाया।
मैंने कहा मैंने एक तरीका निकाला है। तुम्हें प्रोजेक्ट को फेजेज में तोड़ना होगा। पहला फेज छोटा रखो, उसे जल्दी कंप्लीट करो और सेल करो। उससे जो पैसा आएगा उससे दूसरा फेज शुरू करो। इस तरह तुम्हें बड़े लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाई रो ने सोचा, फिर बोली यह काम कर सकता है, लेकिन पहला फेज कौन कंप्लीट करेगा? हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा मैं करूंगा। मेरी कंपनी, हम फास्ट हैं। हम 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में शक था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा ठीक है, लेकिन अगर तुमने फेल किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने कहा मैं फेल नहीं करूंगा, और मैंने नहीं किया। मैंने अपनी पूरी टीम को लगा दिया। हम दिन रात काम करते। मैंने हर डिटेल पर फोकस किया। क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक 2.5 महीने में हमने पहला फेज कंप्लीट कर दिया। बाई रो शॉक्ड थी। उसने कहा तुमने यह कैसे किया? मैंने कहा मेहनत, स्मार्ट प्लानिंग और एक अच्छी टीम। उस दिन के बाद बाई रो का मेरे प्रति नजरिया बदलने लगा। वो अब मुझे इग्नोर नहीं करती थी। वो मेरी राय पूछती थी, मेरे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करती थी, और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ और भी बदल रहा था, कुछ जो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। अट्रैक्शन। एक दिन एक नई एंट्री हुई हमारी लाइफ में। एक स्मार्ट फीमेल लॉयर। उसका नाम था लिन शियाओ। वो मेरी कंपनी के लिए लीगल कंसल्टेंट बनी। वो बहुत इंटेलिजेंट थी और काफी अट्रैक्टिव भी। हम साथ में काम करते, मीटिंग्स करते, लेट नाइट तक ऑफिस में रहते। यह सब नॉर्मल था, लेकिन बाई रुओ को यह पसंद नहीं आया। एक दिन मैं घर लेट आया। लिन शियाओ के साथ एक इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रहा था। बाई रुओ लिविंग रूम में बैठी थी। उसने पूछा तुम इतने लेट कहाँ थे? मैंने कहा ऑफिस में। उसने पूछा किसके साथ? मैंने कहा लिन शियाओ के साथ। लीगल काम था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। अगले दिन बाई रुओ ने खुद लिन शियाओ से मिलने का प्लान बनाया। उसने कहा मुझे भी तुम्हारी लॉयर से मिलना है, मैं साथ चलूंगी। मैंने कहा ठीक है। हम ऑफिस गए। बाई रुओ ने लिन शियाओ को देखा। लिन शियाओ ने उसे देखा। दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन थी। बाई रुओ ने कुछ प्रोफेशनल सवाल पूछे, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग टोन था। कोल्ड, थोड़ा एग्रेसिव। मीटिंग के बाद हम घर आए। बाई रुओ ने कहा वो लड़की बहुत स्मार्ट है। मैंने कहा हाँ, इसीलिए मैंने उसे हायर किया। बाई रुओ ने कहा और तुम उसके साथ बहुत टाइम बिताते हो। मैंने कहा वो मेरी कंसल्टेंट है, काम के लिए टाइम तो बिताना पड़ेगा। बाई रुओ ने मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जलन। मैंने पहली बार देखा। बाई रुओ जेलस फील कर रही थी, और यह मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी। इसका मतलब था उसके अंदर मेरे लिए कुछ डेवलप हो रहा था, कुछ जो सिर्फ बिजनेस से ज्यादा था। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं इंतजार कर रहा था कि वो खुद समझे, कि वो खुद एक्सेप्ट करे, क्योंकि मैं जानता था जब वो एक्सेप्ट करेगी तो पावर डायनामिक पूरी तरह बदल जाएगी, और वो मेरे फेवर में होगी। मैं अब एक पॉइंट पर था जहां लोग मुझे सीरियसली लेने लगे थे। फीनिक्स कंस्ट्रक्शन अब कोई छोटी कंपनी नहीं थी। हमने 5 बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे, और मार्केट में हमारी रेपुटेशन बन गई थी। अब मैंने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। मैंने बाई फैमिली के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर डायरेक्ट बिड लगाई, एक मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। यह प्रोजेक्ट 50 करोड़ का था, और बाई रुओ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन मैं जानता था अगर मैं यह प्रोजेक्ट जीत गया तो मैं शहर के टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आ जाऊंगा।
बिड का दिन आया। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। बाई रुओ भी थी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन था। बिड रिजल्ट अनाउंस हुआ। विनर फीनिक्स कंस्ट्रक्शन। मैं जीत गया। रूम में सब लोग मुझे देख रहे थे। बाई रुओ का चेहरा पीला पड़ गया। मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर निकली। मैं उसके पीछे गया। उसने घूमकर मुझे देखा। उसने कहा, तुमने यह क्यों किया झाओफेंग? यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैंने कहा, और यह मेरा ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट है। उसने कहा, लेकिन हम शादीशुदा हैं। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मैंने कहा, यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है बाई रुओ। तुमने खुद कहा था। हम बिजनेस पार्टनर हैं, प्रेमी नहीं। उसने कहा, तो फिर यह बिजनेस की तरह ही खेलो। मुझे बर्बाद मत करो। मैंने कहा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपना बना रहा हूं। तुम्हें सब मिला। फैमिली, बिजनेस, नाम, पैसा, मुझे सब बनाना है और मैं बनाऊंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, ठीक है झाओफेंग, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बड़े बन सकते हो, तो बन के दिखाओ। लेकिन याद रखना, यह शहर मेरा है और मैं तुम्हें आसानी से नहीं जीतने दूंगी। मैंने कहा, अच्छी बात है। कंपटीशन से मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मुझे पसंद है। वो मुड़ी और चली गई। उस दिन के बाद हमारी कोल्ड वॉर एक रियल वॉर बन गई। अगले कुछ हफ्तों में बाई रुओ ने मेरे खिलाफ हर मूव चली। उसने मेरे सप्लायर्स को प्रेशर डाला। उसने मेरे क्लाइंट्स को कॉल किए। उसने मेरी रेपुटेशन पर सवाल उठाए। लेकिन मैं तैयार था। मैंने काउंटर मूव्स चली। मैंने नए सप्लायर्स ढूंढे। मैंने अपने क्लाइंट्स को परफॉर्मेंस से प्रूफ दिया। मैंने मार्केट में अपनी प्रेजेंस और मजबूत की। यह एक चेस गेम था और हम दोनों ग्रैंड मास्टर्स की तरह खेल रहे थे। लेकिन इस सबके बीच कुछ और भी हो रहा था। बाई रुओ मुझसे लड़ रही थी, लेकिन साथ ही वो मुझे रिस्पेक्ट भी करने लगी थी। एक रात हम घर पर थे। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाई रुओ आई। उसने कहा, झाओफेंग, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, तुम बदल गए हो। मैंने कहा, हाँ, लोग बदलते हैं। उसने कहा, जब मैंने तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम एक साधारण वर्कर थे। अब तुम एक बिजनेसमैन हो, एक कॉम्पिटिटर हो, एक थ्रेट हो। मैंने कहा, और तुम्हें यह पसंद नहीं? उसने कहा, नहीं, मुझे यह पसंद है। मैं शॉक्ड था। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, मुझे यह पसंद है कि तुम कमजोर नहीं हो, कि तुम मेरे सामने झुकते नहीं हो, कि तुम अपनी लड़ाई लड़ते हो। यह मेरे लिए नया था। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसमें कुछ अलग था, एडमिरेशन, रिस्पेक्ट और शायद कुछ और भी। वो करीब आई। उसने कहा, तुम्हें पता है झाओफेंग, मुझे तुमसे नफरत है, लेकिन साथ ही मैं तुमसे इम्प्रेस्ड भी हूं। और यह मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं कुछ बोलने वाला था, तभी उसका फोन बजा। उसने पिक किया। उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, मैं अभी आती हूं। उसने फोन काट दिया। मुझसे कहा, मेरे फादर को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल चलना होगा। हम तुरंत निकले, हॉस्पिटल पहुंचे। बाई जियान आईसीयू में थे। डॉक्टर्स ने कहा, उनकी कंडीशन सीरियस है, अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। बाई रुओ टूट गई। वो रोने लगी। मैंने उसे सपोर्ट किया। पहली बार मैंने उसे इतना वल्नरेबल देखा। उस रात हम हॉस्पिटल में ही रुके। बाई रुओ मेरे कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ पापा है झाओफेंग। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मैंने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। उसने मुझे देखा।
उसकी आंखों में सवाल था। मैंने कहा, भले ही हमारी शादी फेक हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे करीब आ गई। उस रात कुछ बदल गया। हमारे बीच की दीवार थोड़ी कम हो गई। बाई जियान को होश आया। डॉक्टर्स ने कहा वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें आराम चाहिए, स्ट्रेस से बचना होगा। बाई रो को अब पूरा बिजनेस संभालना था और साथ ही अपने फादर की केयर भी करनी थी। वो ओवरवेल्म्ड हो गई। मैंने उससे कहा, मैं हेल्प करूंगा, तुम फादर के पास रहो, बिजनेस मैं देखता हूँ। उसने कहा, लेकिन तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो, मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं? मैंने कहा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बाई रो, और मैं वादा करता हूँ मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। उसने मुझे देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मुझे ट्रस्ट है तुम पर। यह पहली बार था जब उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, और मैंने यह ट्रस्ट नहीं तोड़ा। मैंने अगले 2 हफ्ते उसके बिजनेस को मैनेज किया, हर डिसीजन में उससे कंसल्ट किया, हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और जब बाई जियान पूरी तरह रिकवर हो गए तो मैंने सब कुछ वापस उसे दे दिया। बाई रो हैरान थी। उसने कहा, तुमने कोई फायदा नहीं उठाया। मैंने कहा, क्योंकि यह सही नहीं होता। उसने कहा, लेकिन यह बिजनेस है, यहाँ सब फायदा उठाते हैं। मैंने कहा, मैं सब जैसा नहीं हूं। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में कुछ अलग था। वो धीरे से बोली, शुक्रिया झाओ फेंग। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम शादीशुदा है, फेक ही सही, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। उस दिन के बाद बाई रुओ का मेरे प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। वो अब मुझे सिर्फ कॉम्पिटिटर की तरह नहीं देखती थी, वो मुझे एक पार्टनर की तरह देखने लगी थी, एक साथी की तरह। और धीरे धीरे कुछ और भी। एक रात मैं ऑफिस से लेट आया। बाई रो लिविंग रूम में बैठी थी, वो वाइन पी रही थी। उसने मुझे देखा। उसने कहा, आओ बैठो। मैं बैठ गया। उसने मुझे एक ग्लास दिया, हमने साथ में पिया। फिर उसने कहा, झाओ फेंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, जब हमने शादी की थी तो मैंने सोचा था यह सिर्फ एक डील है, 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं गलत थी। मैंने पूछा, मतलब? उसने कहा, मतलब यह कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर नहीं रहे, तुम कुछ और बन गए हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या बन गया हूं मैं? उसने मेरी आंखों में देखा। वो बोली, तुम एक ऐसे आदमी बन गए हो जिसके बिना मैं अधूरी महसूस करती हूँ, जिसके बिना मेरी जिंदगी खाली लगती है। मैं सोच भी नहीं सकती कि 1 साल बाद तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं चुप था। मैं नहीं जानता था क्या कहूँ। उसने कहा, मुझे पता है यह स्टूपिड लगता है। मैं 31 साल की हूँ, तुम 23 साल के हो। मैं तुमसे बड़ी हूँ, और मैंने हमेशा तुम्हें नीचे देखा, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है झाओ फेंग। यह सुनकर मेरी दुनिया बदल गई। बाई रो ने मुझसे प्यार का इकरार किया था। वो औरत जो हमेशा कोल्ड थी, एगोइस्टिक थी, घमंडी थी, उसने मुझसे प्यार किया। मैंने उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा, बाई रो, मैं भी तुमसे कुछ महसूस करता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह सॉफ्ट नहीं हो सकता। मेरे अंदर अभी भी वो लड़का है जिसे इंसल्ट किया गया था, जिसे मारा गया था, और जो अब किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने कहा, मुझे तुमसे सॉफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम ऐसे ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग, रूथलेस और माइन। उसने मुझे किस किया, और उस रात हमारे बीच जो दीवार थी वो पूरी तरह टूट गई। हम एक दूसरे के हो गए, और अब यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं रही, यह असली बन गई। अगली सुबह मैं उठा तो बाई रुओ मेरे बगल में सो रही थी। मैंने उसे देखा। पहली बार मैंने उसे इतना शांत देखा। मैं समझ गया कि अब चीजें बदल गई हैं। अब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं थे,
हम लाइफ पार्टनर थे। लेकिन मैं यह भी जानता था कि बाहर की दुनिया में अभी भी खतरे थे। ड्रैगन सिंडिकेट अभी भी एक्टिव था, पॉलिटिकल प्रेशर अभी भी था, और सबसे बड़ी बात मेरी एम्बिशन अभी भी थी। मैं सिर्फ एक छोटे से कंस्ट्रक्शन बिजनेस से संतुष्ट नहीं था। मुझे पूरे शहर पर कंट्रोल चाहिए था। मुझे किंग बनना था, कंक्रीट किंग। और इसके लिए मुझे अभी बहुत कुछ करना था। बाई रुओ उठी। उसने मुझे देखकर स्माइल की। उसने कहा, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग वाइफ। लेकिन अब असली काम शुरू होता है। उसने पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, अब हम दोनों साथ हैं, तो हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। तुम्हारा बिजनेस, मेरा बिजनेस, हम दोनों को मिलाकर एक एम्पायर बनानी है। ऐसी एम्पायर जिसे कोई हिला न सके। उसने कहा, और कैसे करेंगे यह? मैंने कहा, पहले हमें गवर्नमेंट एंट्री करनी होगी। हमें पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शन बनाने होंगे। हमें लीगल सिस्टम को अपनी तरफ करना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें माफिया को न्यूट्रलाइज करना होगा। बाई रुओ ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, मुझे पता है, लेकिन अगर हमें टॉप पर जाना है तो हमें यह रिस्क लेनी होगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ भी जाना है चलते हैं। मैंने उसे देखा और मैं जान गया कि अब मेरे पास सिर्फ एम्बिशन नहीं थी। मेरे पास एक पार्टनर था, एक लवर था, और एक ऐसी औरत थी जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब गेम का अगला लेवल शुरू होने वाला था, और यह लेवल सबसे खतरनाक था, क्योंकि अब हम गवर्नमेंट और माफिया दोनों से टक्कर लेने वाले थे। लेकिन मैं तैयार था। झाओ फेंग हमेशा तैयार रहता है, और अब मैं अकेला नहीं था। अब मेरे साथ बाई रुओ थी, मेरी क्वीन, और साथ में हम एक ऐसी एम्पायर बनाने वाले थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं अब एक ऐसी जगह पर था जहां से वापसी नहीं थी। बाई रुओ मेरी बीवी बन चुकी थी, सिर्फ कागजों पर नहीं, असली में। और अब हमारा गोल एक था, शहर पर कंट्रोल। लेकिन इसके लिए हमें सबसे बड़े खतरे से निपटना था, ड्रैगन सिंडिकेट। झांग वेई अब तक चुप बैठा था, लेकिन मुझे पता था वो प्लान कर रहा था, एक बड़ा मूव। और जल्दी ही वो मूव आने वाला था। एक दिन मुझे एक फोन कॉल आई। लिन हाओ ने कॉल किया था। वो घबराया हुआ था। उसने कहा, झाओ फेंग, मुझे तुमसे मिलना है, अर्जेंट। मैंने कहा, कहाँ? उसने एक एड्रेस दिया। मैं वहां पहुंचा, एक पुराना गोडाउन। लिन हाओ वहां अकेला खड़ा था। उसका चेहरा पीला था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, झांग वेई ने एक बड़ा प्लान बनाया है। वो शहर के सारे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और इसके लिए वो एक माफिया वॉर शुरू करने वाला है। मैंने पूछा, कब? उसने कहा, अगले हफ्ते। उसने 3 दूसरे माफिया ग्रुप्स के साथ एलायंस बना लिया है। वो सबको एक साथ अटैक करेगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स को, सप्लायर्स को, और जो कोई रेजिस्ट करेगा उसे खत्म कर देगा। मैंने पूछा, तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? उसने कहा, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस मेस में फंसो। झाओ फेंग, निकल जाओ इस शहर से, नहीं तो तुम मारे जाओगे। मैंने उसकी बात सुनी। फिर मैंने कहा, थैंक यू लिन हाओ, लेकिन मैं भागने वाला नहीं हूं। मैं इससे निपटूंगा। उसने कहा, तुम पागल हो, तुम झांग वेई से नहीं जीत सकते। मैंने कहा, देखते हैं। मैं वहां से निकला। मेरे दिमाग में प्लान बनने लगे। अगर झांग वेई माफिया वॉर शुरू करने वाला था तो मुझे उससे पहले मूव करनी होगी। लेकिन डायरेक्ट फाइट से काम नहीं चलेगा। मुझे माइंड गेम खेलना होगा। मुझे उनके अंदर से ही तोड़ना होगा। मैंने बाई रुओ को सब बताया। उसने कहा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, पुलिस माफिया के साथ मिली हुई है। अगर हमने उन्हें बताया तो झांग वेई को पहले ही पता चल जाएगा। बाई रुओ ने पूछा, तो फिर क्या करेंगे? मैंने कहा, हम खुद गेम खेलेंगे।
हम झांग वेई के एलाइज को तोड़ेंगे। अगर उसके साथी उसके खिलाफ हो जाएं, तो उसकी ताकत आधी हो जाएगी। बाई रुओ ने कहा, और कैसे करोगे या? मैंने कहा, मुझे उन तीनों माफिया बॉसेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। उनकी कमजोरियां, उनके दुश्मन, उनके सीक्रेट्स। बाई रुओ ने अपने कनेक्शंस यूज किए। 2 दिन में हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी। पहला बॉस था चेन लोंग। उसकी कमजोरी थी उसका बेटा जो ड्रग्स में था। दूसरा बॉस था वांग शू, वही सुपरवाइजर जिसने मुझे पिटवाया था। अब वो एक छोटे माफिया ग्रुप का लीडर बन गया था। उसकी कमजोरी थी उसकी इज्जत। तीसरा बॉस था यूमिंग। उसकी कमजोरी थी पैसा। मैंने एक प्लान बनाया। तीनों को अलग अलग तरीके से हैंडल करना था। पहले मैं चेन लोंग के पास गया। मैंने उससे मीटिंग ली। मैंने उसे बताया कि मेरे पास उसके बेटे की ड्रग डीलिंग की सारी एविडेंस है। अगर यह पुलिस के पास पहुंच गई तो उसका बेटा जेल जाएगा। चेन लोंग गुस्से में था। उसने कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं। तुम झांग वेई का साथ छोड़ दो और मैं तुम्हारे बेटे की एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसने सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैंने कहा, डील। दूसरा वांग शू था। मैं उसके पास गया। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। उसने कहा, तुम झाओ फेंग। मैंने तुम्हें पिटवाया था। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, वांग शू, मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। उसने हंसकर कहा, क्या ऑफर? मैंने कहा, अगर तुम झांग वेई के खिलाफ जाओ तो मैं तुम्हें शहर के साउथ जोन का कंट्रोल दूंगा। वहां सारे बड़े प्रोजेक्ट्स तुम्हें मिलेंगे। उसने कहा, और अगर मैं मना कर दूं? मैंने कहा, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने कैसे झांग वेई के पैसे चुराए थे। मेरे पास प्रूफ है। उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मुझे सब पता है। अब डिसाइड करो। वो चुप हो गया। फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तीसरा यू मिंग था। उसके लिए सबसे आसान था। मैंने उसे 50 लाख का ऑफर दिया। उसने झांग वेई को छोड़ दिया। इतना आसान था। अब झांग वेई के तीनों एलाइज मेरे साथ थे। झांग वेई को जब पता चला तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने मुझे बुलवाया। मैं उसके ऑफिस गया। बड़ा ऑफिस, लग्जरी फर्नीचर, उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे। वो अपनी चेयर पर बैठा था। उसने मुझे देखा। उसने कहा, तो तुम हो झाओ फेंग, जिसने मेरी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी। मैंने कहा, हाँ, मैं हूं। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूं। मैंने कहा, कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पास जो एविडेंस है वो सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाएगी और तुम्हारा पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो जाएगा। तुम्हारे पॉलिटिकल कनेक्शंस, तुम्हारी ड्रग डीलिंग, तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ। झांग वेई मुस्कुराया। उसने कहा, तुम स्मार्ट हो झाओ फेंग, बहुत स्मार्ट, लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता। मैं बस तुम्हें न्यूट्रल करना चाहता हूँ। मुझे अपना बिजनेस करने दो। तुम अपना करो। हम दोनों शांति से रह सकते हैं। उसने कहा, और अगर मैं मना कर दूं? मैंने कहा, तो फिर वॉर होगी और यह वॉर तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम्हारे सारे एलाइज अब मेरे साथ हैं। तुम अकेले हो झांग वेई। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने मुझे गुस्से से देखा। फिर बोला, ठीक है झाओ फेंग, तुम जीत गए इस बार, लेकिन याद रखना गेम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं वापस आऊंगा। मैंने कहा, मुझे इंतजार रहेगा। मैं वहां से निकला। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मैंने झांग वेई को हैंडल कर लिया था। माफिया वॉर टल गई थी, लेकिन मुझे पता था यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ हफ्तों बाद एक नई प्रॉब्लम आई, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन।
शहर में जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे उन सब की जांच शुरू हुई। इलीगल डील्स, टैक्स इवेजन, एनवायरमेंटल वायलेशन, सब कुछ चेक किया जा रहा था। और मेरी कंपनी भी लिस्ट में थी, बाई रुओ की कंपनी भी। मुझे पता था यह झांग वेई का काम था। उसने गवर्नमेंट को यूज किया था मुझे खत्म करने के लिए। एक दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेरे ऑफिस आया। उसका नाम था लियू जेन। वो एक सख्त आदमी था। उसने मुझसे सवाल किए, प्रोजेक्ट्स के बारे में, फाइनेंसिंग के बारे में, परमिट्स के बारे में। मैं सब जवाब दे रहा था, लेकिन मुझे पता था वो कुछ ढूंढ रहा था, कोई कमजोरी, कोई गलती। लेकिन मैंने अपना काम क्लीन रखा था, सारे पेपर्स सही थे, सारे टैक्सेज पेड थे, मुझे कोई डर नहीं था। लेकिन बाई रुओ के प्रोजेक्ट्स में कुछ इश्यूज थे। पुराने प्रोजेक्ट्स जो उसके फादर के टाइम में शुरू हुए थे, उनमें कुछ इलीगल परमिट्स थे। अगर वो एक्सपोज हो गए तो बाई फैमिली पर बड़ा केस बन सकता था। मैंने बाई रुओ से बात की। मैंने कहा हमें एक सॉल्यूशन निकालना होगा। बाई रुओ ने कहा क्या करें? मैंने कहा हमें लीगल तरीके से उन परमिट्स को फिक्स करना होगा और इसके लिए हमें पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। बाई रुओ ने पूछा किससे? मैंने कहा हमें एक पॉलिटिशियन के साथ डील करनी होगी, कोई ऐसा जो पावरफुल हो और जो हमारी हेल्प कर सके। बाई रुओ ने कहा लेकिन पॉलिटिशियंस को हम क्या देंगे बदले में? मैंने कहा हम उन्हें कैंपेन फंडिंग देंगे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, जो वो चाहेंगे। यह गेम ऐसे ही खेला जाता है। बाई रुओ ने सोचा, फिर बोली ठीक है, लेकिन किसको अप्रोच करें? मैंने कहा डिप्टी मेयर झाओ लिन को। वो अगले इलेक्शन में मेयर बनना चाहता है, हम उसकी हेल्प करेंगे और वो हमारी। हमने झाओ लिन से मीटिंग ली, एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में। वो एक 40 साल का आदमी था, शार्प, एम्बिशियस। उसने हमारी बात सुनी, फिर बोला तुम लोग जानते हो कि यह रिस्की है। अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा इसीलिए हम प्राइवेट में बात कर रहे हैं और हम तुम्हें इतना फंडिंग देंगे कि तुम अगले इलेक्शन में आसानी से जीत जाओगे। उसने पूछा कितना? मैंने कहा 5 करोड़। उसकी आंखें चमक गईं। उसने कहा और बदले में? मैंने कहा तुम इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर दो और बाई फैमिली के पुराने परमिट्स को लीगलाइज कर दो। उसने सोचा, फिर बोला डील, लेकिन एक कंडीशन है, तुम लोग मेरे इलेक्शन कैंपेन में पब्लिकली सपोर्ट करोगे। मैंने कहा डन। हमने हाथ मिलाया और इस तरह हम पॉलिटिकल गेम में एंट्री कर गए। अगले कुछ महीनों में झाओ लिन ने अपना काम किया, इन्वेस्टिगेशन स्लो हो गई, बाई फैमिली के परमिट्स फिक्स हो गए और हमारे बिजनेस पर से प्रेशर कम हो गया। लेकिन इसकी कीमत थी, हम अब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर फंस गए थे। हमें झाओ लिन की हर डिमांड माननी पड़ती थी, हर इलेक्शन रैली में जाना पड़ता था, हर फंडिंग रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन मैं जानता था यह जरूरी था। अगर हमें शहर पर कंट्रोल चाहिए तो हमें सिस्टम के अंदर से काम करना होगा। माफिया को हैंडल किया, पॉलिटिशियंस को हैंडल किया, अब बारी थी मीडिया की, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन सबसे पावरफुल वेपन है और मुझे वो भी कंट्रोल करना था। मैंने एक लोकल न्यूज चैनल खरीदा, छोटा सा लेकिन इन्फ्लुएंशियल। मैंने उसका नाम बदलकर सिटी वॉइस रख दिया और धीरे धीरे हम अपनी नैरेटिव बिल्ड करने लगे। हमारे प्रोजेक्ट्स को पॉजिटिव कवरेज मिलती, हमारे कॉम्पिटिटर्स को नेगेटिव, हमारी पॉलिटिकल एलाइज को सपोर्ट मिलती, उनके दुश्मनों को क्रिटिसिज्म। यह पावर गेम था और मैं इसमें माहिर होता जा रहा था। बाई रुओ ने एक दिन मुझसे कहा झाओ फेंग तुम बदल गए हो। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा पहले तुम एक सिंपल आदमी थे, बस अपना काम करते थे। अब तुम माफिया को हैंडल करते हो, पॉलिटिशियंस को यूज करते हो, मीडिया को कंट्रोल करते हो। तुम व्हाइट से ग्रे बन गए हो और अब ब्लैक की तरफ जा रहे हो। मैंने कहा यह जरूरी है बाई रुओ। अगर हमें सिस्टम के ऊपर जाना है तो हमें सिस्टम बनना होगा। उसने कहा लेकिन क्या तुम खुश हो? मैंने सोचा, फिर बोला खुशी नहीं, संतुष्टि चाहिए। मुझे वो दिन याद है जब लियू मिंग ने मुझे इंसल्ट किया था, जब लोग मुझ पर हंसते थे। अब वही लोग मेरे सामने झुकते हैं। यही मेरी संतुष्टि है। बाई रुओ ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ झाओ फेंग।
जहां भी जाना है, लेकिन प्लीज अपनी ह्यूमैनिटी मत खोना। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इस दुनिया में कमजोरी दिखाना खतरनाक है, इसलिए मुझे रूथलेस बनना पड़ेगा। और मैं बन गया था। झाओ फेंग जो एक मजदूर था अब शहर के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन गया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली गेम अभी बाकी था। और वो गेम खेलने के लिए मुझे और भी मजबूत बनना था, और भी खतरनाक, क्योंकि जो लोग सबसे ऊपर होते हैं उनके दुश्मन भी सबसे ज्यादा होते हैं। और मेरे दुश्मन अब तैयारी कर रहे थे मेरे खिलाफ, मेरी एम्पायर के खिलाफ। लेकिन मैं भी तैयार था। झाओ फेंग हमेशा तैयार रहता है। मैं झाओ फेंग अब उस मुकाम पर था जहां से पूरा शहर दिखता था। मेरी कंपनी शहर की टॉप 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में थी। बाई रुओ के साथ मिलकर हम एक पावर कपल बन गए थे। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जितना ऊपर गए उतने ज्यादा दुश्मन बने, और सबसे बड़ा दुश्मन था पॉलिटिकल सिस्टम। झाओ लिन जो हमारा एली था वो अब खतरा बनने लगा। वो इलेक्शन जीत गया, मेयर बन गया, और अब वो सोचने लगा कि उसे हमारी जरूरत नहीं। एक दिन उसने हमें बुलाया उसके नए ऑफिस में। बड़ा ऑफिस, मेयर का ऑफिस। वो अपनी चेयर पर बैठा था, घमंड से। उसने कहा, झाओ फेंग बाई रुओ, तुम लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। मैं मेयर हूं और मुझे क्लीन इमेज चाहिए। तुम लोगों के साथ जुड़े रहना मेरे लिए रिस्की है। मैंने पूछा मतलब? उसने कहा मतलब यह कि अब से तुम लोग मेरा नाम मत लेना। और हाँ, जो प्रोजेक्ट्स मैंने तुम्हें दिए थे वो अब दूसरों को जा रहे हैं, मेरे नए एलाइज को। बाई रुओ ने गुस्से से कहा, यह धोखा है झाओ लिन। हमने तुम्हें बनाया। उसने हंसकर कहा, और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। लेकिन पॉलिटिक्स में शुक्रिया काम नहीं आता, पावर काम आती है। और अभी पावर मेरे पास है। मैं चुप बैठा था। मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा था। फिर मैंने कहा, झाओ लिन, तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। उसने कहा, क्या गलती? मैंने कहा, तुम सोच रहे हो कि तुमने हमें यूज किया, लेकिन असलियत में हमने तुम्हें यूज किया। और अब जब तुम बेकार हो गए हो तो हम तुम्हें छोड़ भी सकते हैं। उसने हंसकर कहा, बड़ी बातें मत करो झाओ फेंग। मैं मेयर हूं। मैं तुम्हारी सारी परमिट्स कैंसल कर सकता हूं, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स बंद करवा सकता हूं। मैंने कहा, कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे सारे इल्लीगल डील्स की रिकॉर्डिंग है। हर फंडिंग, हर रिश्वत, सब कुछ। अगर यह मीडिया में लीक हो गई तो तुम्हारा करियर 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। झाओ लिन का चेहरा बदल गया। उसने कहा, तुम ब्लफ कर रहे हो। मैंने अपने फोन से एक ऑडियो प्ले की। उसकी ही आवाज थी। 5 करोड़ कैश में चाहिए, कोई ट्रेस नहीं होना चाहिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा, अब डिसाइड करो झाओ लिन, या तो तुम हमारे साथ शांति से रहो, या फिर तुम्हारा पॉलिटिकल करियर खत्म। उसने 10 सेकंड सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं समझ गया। तुम लोग अपने प्रोजेक्ट्स रखो, और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैंने कहा, स्मार्ट डिसीजन। हम बाहर निकले। बाई रुओ ने कहा, तुमने उसकी रिकॉर्डिंग कब की? मैंने कहा, पहली मीटिंग से ही। मैं हमेशा तैयार रहता हूं। उसने हंसकर कहा, तुम सच में खतरनाक हो झाओ फेंग। मैंने कहा, जरूरी है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा धक्का बाकी था, बाई रुओ की फैमिली से। एक दिन बाई जियान ने हमें बुलाया। वो रिकवर हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया था। उन्होंने कहा, बाई रुओ, मैं रिटायर हो रहा हूं, सारा बिजनेस तुम संभालो, लेकिन एक कंडीशन है। बाई रुओ ने पूछा, क्या कंडीशन? उन्होंने मुझे देखा,
फिर बोला झाओ फेंग को फैमिली बिजनेस में शामिल नहीं करना, वो बाहर का आदमी है। मैं शॉक्ड था। बाई रो गुस्से में बोली, पापा यह क्या कह रहे हैं? झाओ फेंग ने हमें बचाया, हमारी हेल्प की, और अब आप उसे बाहर करना चाहते हैं। बाई जियान ने कहा, मुझे पता है बेटी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि झाओ फेंग अपना एजेंडा रखता है। वो बहुत एम्बिशियस है और एक दिन वो तुम्हें भी पीछे छोड़ देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली का बिजनेस किसी बाहर वाले के हाथ में जाए। बाई रुओ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा मैं झाओ फेंग से प्यार करती हूँ, वो मेरा पति है, मैं उसे बाहर नहीं कर सकती। बाई जियान ने सख्ती से कहा, तो फिर तुम्हें चॉइस करनी होगी, फैमिली बिजनेस या झाओ फेंग। बाई रुओ चुप हो गई। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा, बाई रुओ तुम फैमिली बिजनेस संभालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी अपनी कंपनी है, मैं अपना काम करूंगा। उसने रोते हुए कहा, लेकिन यह गलत है। मैंने कहा, यह प्रैक्टिकल है और मैं समझता हूं। बाई जियान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग में एक प्लान बन रहा था। मुझे बाई फैमिली की जरूरत नहीं थी, मुझे अपनी एम्पायर बनानी थी, और अब वक्त आ गया था। अगले 6 महीने मैंने पूरी मेहनत की। मैंने अपनी कंपनी को मल्टीपल सिटीज में एक्सपेंड किया। मैंने नए पार्टनर्स लिए, बड़े इन्वेस्टर्स लाया, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने एक बड़ा स्टेट लेवल प्रोजेक्ट जीता, एक मल्टी सिटी हाईवे प्रोजेक्ट 200 करोड़ का। यह मेरा सबसे बड़ा ब्रेक था। अब फीनिक्स कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक शहर की कंपनी नहीं थी, यह एक स्टेट लेवल प्लेयर बन गई। और साथ ही मैंने कुछ और भी किया। मैंने माफिया को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया। चेन लोंग, वांग शू, यू मिंग, सबको मैंने अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। लीगल तरीके से उन्हें सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, लेबर सप्लाई का काम दिया, और धीरे धीरे उनकी इल्लीगल एक्टिविटीज बंद करवा दी। अब वो सब मेरे लिए काम करते थे, लीगल बिजनेसमैन की तरह। झांग वेई अकेला पड़ गया। उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने मेरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट साइट पर अटैक करवाया, लेकिन मेरी सिक्योरिटी टीम तैयार थी। हमने उसके लोगों को पकड़ लिया, पुलिस को दे दिया, और इस बार पुलिस भी मेरे साथ थी, क्योंकि अब मैं पावरफुल था। झांग वेई को अरेस्ट कर लिया गया, उस पर कई केस लगे, और वो जेल चला गया। ड्रैगन सिंडिकेट खत्म हो गया। अब शहर में कोई माफिया वॉर नहीं थी, सब कुछ शांत था, और मैं इस शांति का किंग था। 2 साल बाद की बात है। मैं अपने नए हेडक्वार्टर्स में बैठा था। 50 मंजिला बिल्डिंग, शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग, फीनिक्स टॉवर। मेरी कंपनी अपस्टेट की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। हमारे पास 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और हम नेशनल लेवल पर भी एक्सपेंड कर रहे थे। बाई रो अपनी फैमिली बिजनेस संभाल रही थी, और वो भी अच्छा कर रही थी। हम दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन साथ रहते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, और प्यार करते थे। एक दिन उसने मुझे एक न्यूज़ दी। उसने कहा, झाओ फेंग, मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं इतना खुश हुआ कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, यह सबसे अच्छी न्यूज़ है, अब हमारी फैमिली कंप्लीट होगी। 9 महीने बाद हमारे बेटे का जन्म हुआ। हमने उसका नाम रखा झाओ शेन। वो बिल्कुल बाई रुओ पर गया, खूबसूरत। और मेरी आंखें, उस दिन जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद आई। वो दिन जब मुझे इंसल्ट किया गया था, वो दिन जब मुझे मारा गया था, वो दिन जब मैं एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भीख मांगता था, और आज मैं एक एम्पायर का मालिक था, एक खूबसूरत बीवी था।
और एक बेटा। मैंने बाई रुओ को देखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। मैंने कहा, हमने कर दिखाया। उसने कहा, हाँ, तुमने कर दिखाया झाओ फेंग। तुमने साबित कर दिया कि बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, हिम्मत और स्मार्टनेस से फर्क पड़ता है। मैंने कहा, और तुम्हारे साथ से तुम नहीं होती तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। कुछ महीने बाद एक बड़ी पार्टी थी। शहर के सारे बड़े लोग आए थे। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज। यह पार्टी फीनिक्स कंस्ट्रक्शन की 10वीं एनिवर्सरी की थी। हाँ, 10 साल हो गए थे उस दिन से जब मैंने अपनी छोटी सी कंपनी शुरू की थी, और आज यह शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी। मैं स्टेज पर खड़ा था, माइक हाथ में। मैंने सबको देखा, फिर बोलना शुरू किया। मैंने कहा, 10 साल पहले मैं एक मजदूर था। लोग मुझ पर हंसते थे, मुझे कहते थे तुम सिर्फ मजदूरी के लिए बने हो। लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। मैंने अपने सपने सुने। मैंने मेहनत की, स्मार्ट काम किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने हार नहीं मानी। आज मैं यहां खड़ा हूं, एक एम्पायर के मालिक की तरह। और यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास किया। सब लोग तालियां बजाने लगे। मैंने बाई रुओ को स्टेज पर बुलाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा, और यह सब उस औरत की वजह से भी मुमकिन हुआ जो मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ी रही। मेरी बीवी, मेरी पार्टनर, मेरी क्वीन, बाई रुओ। फिर से तालियां। बाई रुओ ने माइक लिया। उसने कहा, झाओ फेंग मुझे इंसल्ट करता था जब हम पहली बार मिले थे। मैंने सोचा था यह सिर्फ एक साधारण वर्कर है, लेकिन मैं गलत थी। यह एक किंग था जो अभी अपना ताज नहीं पहना था। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि यह मेरा पति है, और मैं इससे बेइंतहा प्यार करती हूँ। सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस पल मुझे लगा कि मैंने वो सब पा लिया जो मुझे चाहिए था। रिस्पेक्ट, पावर, प्यार, फैमिली, सब कुछ। पार्टी खत्म होने के बाद हम घर आए। झाओ शेन सो रहा था। हम बालकनी में खड़े थे। पूरा शहर हमारे सामने था। लाइट चमक रही थी। बाई रुओ ने कहा, झाओ फेंग, अब क्या? तुमने सब कुछ पा लिया। अब तुम क्या करोगे? मैंने कहा, अब मैं इस एम्पायर को और बड़ा करूंगा। नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल। मैं चाहता हूं कि फीनिक्स कंस्ट्रक्शन का नाम दुनिया भर में हो। उसने हंसकर कहा, तुम्हारी एम्बिशन कभी खत्म नहीं होती। मैंने कहा, नहीं, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं, हमेशा आगे बढ़ती है। और मैं भी आगे बढ़ूंगा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हूं। तुम हो, हमारा बेटा है, और एक पूरी टीम है जो मुझ पर ट्रस्ट करती है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जहां भी जाना है चलेंगे। मैंने उसे किस किया, और उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं थी, यह एक लव स्टोरी भी थी। एक ऐसे आदमी की जो इंसल्ट से उठकर किंग बना, और एक ऐसी औरत की जो घमंडी से प्यार करने वाली बन गई। हमने साथ में एक एम्पायर बनाई, कंक्रीट और खून से, माइंड गेम्स और पावर से, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार से। और अब हम खुश थे, संतुष्ट थे, सक्सेसफुल थे। यह थी मेरी कहानी, झाओ फेंग की कहानी, कंक्रीट किंग की कहानी। एक आदमी जिसने सबको प्रूफ किया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर विजन है, और अगर तुम हार मानने को तैयार नहीं हो, तो तुम भी किंग बन सकते हो, अपनी दुनिया के। और मैं बन गया। मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, मैंने माफिया, सरकार और एक घमंडी औरत सबको कंट्रोल कर लिया। और अब मैं खुश था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था।
और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे पास अपनी इज्जत थी, वो इज्जत जो मुझसे छीनी गई थी मैंने वापस ले ली। और अब कोई मुझे नीचे नहीं देख सकता, क्योंकि मैं सबसे ऊपर था और हमेशा रहूंगा। यह थी मेरी कहानी, और यह खत्म नहीं हुई। यह अभी शुरुआत है, एक नए चैप्टर की, एक नई दुनिया की, जहां झाओ फेंग राज करेगा, हमेशा।